गायनोकोलॉजिस्ट को सिर्फ डिलीवरी डॉक्टर समझते हैं कि यार ये बस बच्चा कराती है। ऐसा सुनने को मिला है। यस, ऑलमोस्ट। हाँ, पहले ज़माने में हम लोग दाई कहलाते थे। सेक्स एजुकेशन स्कूल में सिलेबस में जोड़ना चाहिए या पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको पेरेंट्स को तो करना ही करना है। फ्रॉम द एज ऑफ आई थिंक 7 इज़ द राइट एज। इट्स नॉट टू अर्ली। 7 इज़ द राइट एज आई थिंक। यू शुड स्टार्ट टॉकिंग स्पेशली अपनी लड़कियों को बैक टच और गुड टच के बारे में बताना चाहिए। सदन में एक माननीय बता रहे थे कि किसी छोटी बच्ची का दुष्कर्म हुआ है और वो रो रो के अपना न्याय मांग रही है, तो वहाँ बैठे पीछे जो विपक्ष के दल थे ना, उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर, वो तकवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब है। उसकी गलती ये है उसके माँ बाप पढ़ने लिखने नहीं जानते। उनमें से 5-6 नेताओं के हंसते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। अगर एक दिन के लिए आपको बिहार का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या-क्या सुधार लाइएगा अपने विभाग में? हम हेल्थ में अगर हम आएँगे तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि लोग सरकारी डॉक्टर बनने से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करना महफ़ूज़ फ़ील करें। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं द कैजुअल टॉक और मैं नेहा सिंह राठौर, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। आज हमारे साथ एक बेहद खास इंसान जुड़ी हैं, जो कि न सिर्फ बच्चों को जन्म दिलवाती है बल्कि कई लाखों करोड़ों परिवार की उम्मीद की ज्योति भी जगाती हैं। और महिला सेहत और सुरक्षा पे खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है। और इस एपिसोड को आप भूल कर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके घर की भी महिलाओं, बेटियों, बहुओं से जुड़ी सारी चीजें इसमें जानकारी मिलने वाली है। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ बिहार की प्रसिद्ध डॉक्टर श्रीमती सारिका रॉय जी हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में अपना कीमती समय निकाल कर आई हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइए कि आप बिहार में कहाँ से? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैम कहाँ से हैं और इतना अच्छा काम कैसे कर रही हैं, वो भी बिहार जैसे शहर में? एक तो पहले थैंक यू वेरी मच नेहा कि आप मेरे को यहाँ पे बुलाई और मेरे बारे में आप जानना चाह रही हैं। बेसिकली मैं आर्मी ऑफिसर की एक बेटी हूँ। कर्नल लेके सिंह मेरे पापा का नाम है। सुदेश सिंह पहले सुदेश दीवान था, फिर शादी के बाद सुदेश सिंह हुआ। वो मेरी माँ का नाम है और मेरा जन्म हुआ था लखनऊ में। मेरे फादर आर्मी में रहने के कारण हर 3-3, 4-4 साल पे हम लोगों को अपना जगह बदलना पड़ा। तो जन्म हुआ लखनऊ में, वहाँ से हम लोग गए गाज़ियाबाद जो दिल्ली के बगल में ही है। उसके बाद पोस्टिंग हुई पूना में, फिर बॉम्बे में हम लोग 6 साल रहे। 10th तक मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हम 10th बॉम्बे से ही किए। बॉम्बे के बाद अखनूर कश्मीर में रहता है, वो 1 साल वहाँ पे रहे। फिर हम लोग नसीराबाद राजस्थान है, वहाँ 2 साल रहे। फिर फाइनली नहीं, सेकंड फाइनल्स में हम बेलगाम आए, जहाँ से मेरा एमबीबीएस और एमडी का डिग्री हमको मिला एंड देन फ्रॉम देयर फाइनली आई गॉट मैरिड टू बिहार। तो इतनी जगह आप पूरे, मुझे तो लगता है कि भारत के हर कोने का भ्रमण करके आई। ऑलमोस्ट यस। सब जगह की सभ्यता, संस्कृति को अडॉप्ट करते लगे। एब्सोल्युटली यस। तो फिर बिहार जैसे, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ ना कि यहाँ के लिए लोगों का ना, बिहार और बिहारियों के लिए एक अलग सा नैरेटिव सेट रहता है लोगों के लिए। तो कैसा लगा आपको? जैसे जब हम बिहार में नहीं, जैसे ऑल्दो माय फादर बिहार के थे, पर वो जो इम्प्रेशन बिहार का बाहर में है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, थोड़ा मतलब दे आर नॉट ए लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। हर स्टेट के लोग अलग होते हैं, पर बिहार का पता नहीं क्यों आउट ऑफ दिस प्लेस बहुत पॉजिटिव वर्ड से उसको संबोधित नहीं किया जाता है। और बिकॉज हम बिहार से एक्सपोज थे ही नहीं, मेरे को लगता था बस एक मेरे पापा और मेरे पापा का एक फैमिली है जो नॉर्मल है एंड बाकी सब लोग वही है। बिकॉज आउटसाइड बिहार मोस्ट ऑफ द पीपल वी यूज्ड टू सी वर इधर गार्ड होते थे या यू नो दैट लेवल के लोग होते थे, तो सब एक इम्प्रेशन ही अलग था। मेरी मदर इन लॉ बेलगाम में आई जहाँ पे मैं पढ़ती थी और अपनी बेटी के एडमिशन के लिए वहाँ आई। और मेरे फादर इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लवर ऑफ बिहार। वो अपने देश, अपने परिवार, अपने लोगों से उनको बेहद प्यार है। सो ऑल्दो वो आर्मी में थे और वो बिहार के बाहर ही रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, पर उनका दिल हमेशा खींच के बिहार की तरफ ही आता था।
और ही हैज़ डन वेरी गुड इन हिज फील्ड, ही इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत सक्सेसफुली उसको रन किए हैं। और बार बार उनको एक मन में ये ख्याल आता था कि जब मेरे में अगर ये इंसान में क्या टैलेंट है आपको वक्त के बाद ही पता चलता है। उनको जब लगा कि मेरे पास अगर इतना टैलेंट है और मैं इतना समाज के लिए कर रहा हूँ तो क्यों नहीं मैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए करूँ, अपने जगह के लिए करूँ जिसमें मच नीडेड है। जैसे बॉम्बे में आप एक समुंदर में एक मछली होंगे, आप कितने भी बड़े हो आप एक मछली ही रहेंगे। पर बिहार जैसी जगह में आपको उसको उठाने के लिए ऐसे ऐसे लोग बाहर से वापस आए जो यूजली नहीं होता। एक बार कोई बिहार छोड़ के चला जाता है, वेरी रेयरली पीपल कम बैक। सो ही वांटेड टू कम बैक और हम लोग की शादी ही बेसिकली वो किए थे ये सोच के। हम लोग 3 बहन भाई थे, ये 3 बड़े परिवार में शादी की गई यही सोच के कि तीनों लोग मिलके, उनके एक भाई हैं सत्यजीत कुमार सिंह मेरे चाचा जो हैं, सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसके खूब चेन्स ऑफ हॉस्पिटल होंगे। बहुत उनके अपने सपने थे बट थिंग्स डोंट गो एज यू प्लान, तो ऐसा हुआ नहीं। शादी तो हमारी बिहार में की है बट जो सोचे थे कि सब मिलके एक हॉस्पिटल बनाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, इट जस्ट डिडंट हैपन बिकॉज बिफोर जस्ट एक ही हॉस्पिटल बनाए, रूबन हॉस्पिटल जो गांधी मैदान में था। उसी समय मेरे ब्रदर का डेथ हो गया था, प्रीमेच्योर डेथ। सो वो एक सेटबैक मेरे फादर के लिए था। फिर उनके आइडियोलॉजीज, मेरे चाचा के आइडियोलॉजीज दोनों अपनी जगह में सही, हम दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। इनफैक्ट कोई इंसान गलत नहीं होता है बट यू डोंट, आइडियोलॉजीज नहीं मैच करते हैं, सो दे पार्टेड वेज एंड माय फादर देन गिव अप द हॉस्पिटल एंड गिव इट टू हिज ब्रदर हु इज रनिंग इट सक्सेसफुली। पाटलिपुत्रा में जो रूबन है, वो रूबन इमरजेंसी एक हिस्सा लिए थे वहाँ से कम इमरजेंसी हॉस्पिटल फ्रेजर रोड में। बट बिकॉज ही लॉस्ट हिज सन, मैं शादी करके यहाँ पे आ गई थी। मेरा अब शादी के बाद एक लड़की के लिए इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि अगर आपके पास भाई नहीं हो और आपके माँ बाप आप पे निर्भर फिर हो जाते हैं और यहाँ पे आपका एक पति, आपका परिवार, आपका ससुराल होता है, you really don't know what to do and it's a very challenging thing for a girl who does not have a brother and has responsibilities. So वो challenge शायद मेरे को और मजबूत ही बनाया and सब कुछ ठीक ही लग रहा है। कौन सा Life में। साल था, कौन से साल में आपकी शादी हुई थी, कब आए थे? 95 में। 95 में आप बिहार आई थी। जी। डॉक्टर आपको बिहार ने कर लिया या आपने बिहार को अडॉप्ट कर लिया? दोनों, बिहार को भी मेरे को अडॉप्ट करने में उन लोगों को बहुत बहुत मेहनत लगा। स्पेशली अब मैं बिहार में उन्हीं लोगों को बोलूँगी जो मेरी बेसिकली स्टाफ है, जिनके साथ मुझे रहना है, और जो परिवार है और जो मेरे दोस्त हैं, ये मेरे लिए बिहार है। सो पेशेंट्स तो आप आते हैं, वो अपना काम करवाते हैं, वो जाते हैं, तो उनके साथ मुझे अडेप्ट नहीं करना है। वी हैव अ ट्रांजैक्शन, वी हैव, उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी ज़रूरत है। तो वो एक बहुत शॉर्ट लिव्ड एक संबंध होता है। पर जिस परिवार के साथ आपको रहना है, जिस स्टाफ के थ्रू आपको अपना काम डिलीवर करना है और जिन दोस्तों के साथ आपको अपना अंदरूनिक शक्ति भी मिलता है, सुकून भी मिलता है और एक स्पेस मिलता है आपके दिन के दिनचर्या से थोड़ा मेंटली फ्री होने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते थे, ऐसे क्यों, वाई, मतलब जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हम बोलते हैं, जैसे हम क्लिनिक में देखते थे प्रेग्नेंट औरतें खड़ी हैं और जेंट्स लोग बैठा हुआ है। फॉर मी इट वाज़ वेरी एब्नॉर्मल कि एक औरत, वो भी प्रेग्नेंट औरत खड़ी है एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल मैन हू वुड गेट अप एंड से कि आप बैठ जाइए। सबको ये सोचा कि हम जैसे कैसे सीट छीन लें, हम कैसे सब कुछ ले लें। यहाँ पे फ्लड भी जो आया था, जो हम एटीट्यूड देखे थे लोगों को, और ये क्यों ऐसा है, लोगों का मेंटालिटी इज़ वेरी सैड बट येस नाउ पीपल आर चेंजिंग। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, वी नीड टू बी मोर गिविंग देन टेकिंग। ये अपना बहुत ज़्यादा अपनापन भी एक लिमिट के बाद मुझे लगता है डेंजरस होता है। अपनापन ज़रूर होना चाहिए, अपनों के लिए ज़रूर करना चाहिए और वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए। पर यू कैन नॉट फॉरगेट कि आप समाज के एक हिस्सा, और आप समाज से बहुत कुछ लेते हैं। आप समाज से बहुत, आपकी पहचान, आपका 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 एग्जिस्टेंस समाज देता है और उस समाज के द्वारा आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अब समाज को एट स्टेक रख के उसको सेकंड प्रायोरिटी देकर सिर्फ अपने परिवार के और अपने लिए सोचना, मेरी नज़र में जो जिस तरह का अपब्रिंगिंग मेरा हुआ है, इट्स नॉट राइट। आपकी शादी कैसे हुई? आप कहाँ से कहाँ घूम रही थी, पढ़ रही थी, फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? क्या कहानी है उसके पीछे? मेरी मदर इन लॉ की मैं चॉइस हूँ। मेरी मदर इन लॉ
को एक ही बेटा है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हिमांशु रॉय, और वो एकदम बेटे के लिए शी वाज वेरी पर्टिकुलर कि वो किस तरह की लड़की चाहिए। मतलब वो कितनों को छाटी होंगी बिहार में, मेरे से भी बहुत ज्यादा सुंदर, मेरे परिवार के से तो खैर 100 गुना ज्यादा बलवान एंड एस्टैब्लिश्ड घरों से रिश्ते आए थे। बट फॉर सम रीजन इट्स ऑल गॉड्स डेस्टिनी दैट वो अपनी बेटी, मेरी ननद जो है सबसे छोटी ननद सोनू जी, उनके एडमिशन के लिए बेलगाम आई थी। और मेरे फादर, एज आई टोल्ड यू कि उनको बिहार से बहुत लगाव है, बिहारियों से बहुत ज्यादा लगाव है। तो कोई भी बिहार से अगर बेलगाम में आता था, इनफैक्ट जब हम बॉम्बे में ही रहते थे, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोगों को जो तकलीफ है, सबको बोलते हैं आओ बॉम्बे आओ, हम तुमका इलाज कराते हैं, आओ बॉम्बे आओ तुमको घुमाते हैं। तो ही यूज्ड टू एंजॉय सीइंग पीपल एंजॉय वाया हिम। तो मेरी मदर इन लॉ को भी वो अपने घर में ही होस्ट किए थे। वो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी मेरी मदर इन लॉ, उनकी बेटी का भी एडमिशन था। तो हम बचपन में बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट अभी भी थोड़े बहुत हैं, बहुत केयरफ्री टाइप के थे, बहुत गैर जिम्मेवार थे, और मम्मी पापा को बहुत तंग करने वाले थे बच्चे, और सबसे कम डांट हम खाते थे। और मेरी मम्मी घर में कुछ भी बनाती थी तो मतलब आधा खाना तो हम उड़ा के अपने हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स को ले जाते थे। लाइक माई फादर, आई यूज्ड टू लव मेकिंग पीपल ईट फूड, पार्टी करो, घूमो फिरो। पढ़ाई भी हम उतने ही जोश से करते थे, पर हम अकेले पढ़ने वाला, आई वाज नॉट अ लोनर, हमको हमेशा एक पार्टनर चाहिए था पढ़ने के लिए। एंड भर रात पढ़ने वालों में से थे, और भर दिन मस्ती करने वालों में से। तो मेरी मदर इन लॉ जब आई यहाँ पे, वो देखी मेरे को, और मैं एक नास्तिक घर से हूँ, मेरे परिवार में भगवान का एक फोटो आपको नहीं मिलेगा मेरे मायके में। वी डोंट नो हाउ, वी डिड नॉट नो हाउ टू प्रे, बट समहाउ क्या अंदर से हुआ। 11th स्टैंडर्ड में मैं थी और मैं कृष्णा जी की मूर्ति लेके आई, कुछ इंक्लिन मेरे को हुआ, देयर वाज एक मन्नत हम मांगे थे अपने मन से कि माँ भगवान मेरे लिए ये कर दीजिएगा। तो हम आजीवन हम सोमवारी करेंगे, आजीवन। एंड तो हम कृष्णा जी बोले थे सोमवारी करेंगे, पर घर में लाए कृष्णा जी को। और फिर हम बस एक आरती सीखे थे, और वही आर्ट मेरा एक नियम अपने भगवान के साथ, क्योंकि मेरे को पूजा पाठ सिखाने वाला कोई था नहीं घर में, तो अपने मन में अपना ही नियम बनाए थे। नहाने में हम थोड़े से आलसी थे, तो हम बोले भगवान हम नहाए ना नहाए, पर बिना खाए आपकी पूजा पहले करेंगे, आपको धूप बत्ती दिखा के ही हम कॉलेज जाएंगे। हम लोग व्हाइट कोट पहनते हैं डॉक्टर्स, एंड दैट व्हाइट कोट इज सपोज टू बी अ प्रोटेक्टिव लेयर, कि जो भी हम पेशेंट देखते हैं उनमें जर्म्स होता है, दे आर सिक पीपल, तो वो उनके जर्म्स हम लोग के शरीर तक ना आए, हम लोग के क्लोथ्स को नहीं डैमेज करे, तो वो एक कोट हम लोग पहनते हैं। तो उस कोट को हम लोग बहुत क्लीन नहीं मानते हैं, इसलिए उसको व्हाइट रखा जाता है, कलर उसको व्हाइट दिया गया, तो थोड़ा सा भी इस गंदगी को पहचाने उसको तुरंत हाँ फेंक देनी, वॉश करें, वी आर मेक श्योर दैट इट्स ऑलवेज क्लीन। तो एक्चुअली कोट पहन के पूजा नहीं करना चाहिए, पर हमको कोई नियम बताने वाला था नहीं। हम सुबह अपना उठते थे, ब्रश करते थे, अपना स्नान किए नहीं किए, अपना कोट टांगे, भगवान को हेलो हाई किए, अपना स्कूटी पकड़े एंड ऑफ टू कॉलेज। एंड बैठ के नाश्ता भी करने वालों में से नहीं थे, अपने सब्जी को रोटी में लपेट के उसको, अब ये वेज रोल्स और चिकन रोल्स मिल रहा है, पर हम रोल स्टार्ट किए थे आज से 40 साल पहले। शायद हम ही को रोज खाते हुए देखकर ये सब इनोवेटिव आइडियाज आए हैं, हो सकता है। तो एक हाथ में रोल होता था, दूसरे हाथ में अपना स्कूटी का ये, एंड ऑफ टू माय कॉलेज। एंड पर मेरे ससुर बहुत पूजा पाठ करने वाले थे, तो मेरा ये जो पूजा की तरफ इंक्लिन, बॉम्बे के रहने वाली, मॉडर्न होने के बावजूद हम पूजा की तरफ इंक्लाइंड है। शायद इससे मेरी मदर लॉ इम्प्रेस हुई, या क्या उन्होंने मेरे में देखा, आई डोंट नो। पर शी डिसाइडेड दैट वी शुड गेट मैरिड। एंड जब शादी की बात हुई बिहार जाने की, तो आई वाज लाइक, हम हस्बैंड को नहीं देखे थे। सबसे पहले अरेंज मैरिज मेरे लिए एक बहुत चीज़ है कि हम नहीं पचा पा रहे थे कि जिस आदमी को हम जानते ही नहीं, हम उसके साथ कैसे रहेंगे। जिसको हम जानते हैं उसके साथ तो हम रह नहीं पाते हैं, तो जिसको हम नहीं जानते हैं उसके साथ हम कैसे रहने वाले हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। तो मेरी सिस्टर की शादी में हम लोग जब पटना आए, तो उस समय मेरे को मेरे हस्बैंड से मिलाया गया, और हमने अपने हस्बैंड को पहला लाइन बोला कि हम तो बिहार में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वट एवर लिटिल आई नो अबाउट दिस प्लेस। सो ही सेड कि तो बिहार में कौन रहने वाला है, हम तो मेल कैन, एंड माय हस्बैंड वाज ऑलमोस्ट 29 दैट टाइम,
So he was also desperate to get married, and his mother was एकदम sure कि नहीं हम ऐसे वैसे किसी को घर में नहीं लाएंगे, and I don't know what she feels after getting me into the house. कि बाप रे, इतना वेट भी किया और आना यही था. इससे अच्छा भले बेटे की शादी पहले करा लिए होते. आपको ऐसा लगता है क्या? You never know, you don't know the other side of the story ना. हर इंसान को अपना स्टोरी पता है. दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे क्या पता. So, but things are otherwise compared to other families, I think we are doing pretty good. But ऊट बैठ तो होता है सब परिवार में, and that is again it adds spice to life. उसके बिना एकदम हम साथ साथ है वाला मूवी काफी फ्लॉप जाता है in real life जब तक कोई मसाला नहीं हो. So I have adequate spice in my life, enough की तरह की need. So कहाँ थी मैं? आप यही थी कि हर घर में होता है सासर पली. हाँ, तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम तो बिहार में तो रहेंगे नहीं, बिकॉज हम तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट है. बिहार में तो मेल का तो लेडी और मेल गायनेकोलॉजिस्ट कोई तो अपनी बीवी को लाएगा नहीं. उनको क्या पता कि तांते लग जाएंगे, लोग अपनी बीवियों के साथ आएंगे आपको दिखाने के लिए. तो ही वांटेड टू बिकम अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सो ही सेड हम तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. सो देन आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम. अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो आई वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्लेस आई एम गोइंग टू लिव, बिकॉज किस इंसान से के साथ आपको पटाना है. इट्स अ वेरी इट्स ईजियर एक इंसान के साथ एडजस्ट करना रादर देन पूरा माहौल. तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को बचपन से ही था कि एक इंसान से एडजस्ट करना है. वो बाल बोलेगा छोटा छोटा कर लो यार, बड़ा करो तो बड़ा कर लो यार, स्कर्ट मत पहनो साड़ी पहन लो यार. सो यू नो, एंड सो फॉर मी टू चेंज फ्रॉम व्हाट आई वाज टू व्हाट आई शुड बी, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा. बट 1000 लोगों के साथ एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक नर्सेस का जो एटीट्यूड था टुवर्ड पेशेंट्स. हम जिस जगह जिस माहौल से आए थे, नर्सेस हैड फुल कमांड ओवर द हॉस्पिटल, बट डॉक्टर्स डरते थे नर्सेस से. एंड नर्सेस दाई से डरती थी कि बाप रे हम गंदगी कर दे दाई चलाएगी. सो द लोएस्ट in the hierarchy was the most feared person because they did their job so well. यहाँ पे तो कोई हायरार्की में कोई अपना काम ही नहीं कर रहा है. वो बोला जाने दो यार, तू भी गंदगी कर रहा था, मैं तेरे को टोकूं ना, तू मेरे को टोके, तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ. सो ये कल्चर मेरे लिए बहुत ही नया था और अजीब था. अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट नहीं मिला अपने परिवार से, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये बहुत नया चीज था. उन लोगों को लग रहा फॉर देम आई वाज अ डेविल कि व्हाट इज शी डूइंग. मेरा इतना साल का एक सेट सिस्टम है, सबको मतलब जैसे भी एक सिस्टम चल रहा है, सब खुश है. एंड यू नो, एंड शी इज कमिंग एंड शी इज सेइंग कि नहीं 8 घंटा ड्यूटी, मतलब 8 घंटा ड्यूटी, आप लेट नहीं आ सकते हो, आप सो नहीं सकते हो, आप बैठ नहीं सकते हो, पैसा नहीं ले सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो. सो लाइक यू नो, एवरीबॉडी वाज फियरफुल कि मेरा सिस्टम कहीं कोलैप्स ना कर जाए. बट एट द सेम टाइम मेरे को बहुत सपोर्ट नहीं मिला और मेरे को बहुत रोक टोक भी नहीं मिला. ये भी नहीं हुआ कि नहीं तुम घर बैठो, नथिंग लाइक दैट. सो वो एक बैलेंस बहुत प्यारा सा हमको मिला. हम सब मतलब कि आई हैट्स ऑफ टू माय इन-लॉज कि एक नया चीज अचानक आपके परिवार में, आपके पूरे सिस्टम में आया, और वो उसके साथ कैसे तकलीफ के साथ हंसते या रोते एडजस्ट कर ही लिए. सो एट द एंड ऑफ द डे पीपल डू रियलाइज कि व्हाट आई वाज एमिंग फॉर, जो मैं करना चाहती थी वो एक्चुअली होना चाहिए था. और आज सब हॉस्पिटल्स में वैसा हो रहा है. पहले यूनिफॉर्म्स नहीं होती थी नर्सेस की, तो यूनिफॉर्म लागू करना, कैप्स बनवाना, ये सब हम किए हुए हैं. क्लासेस लेना, मतलब रियली फ्रॉम ग्राउंड रूट लेवल. हम कभी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे. आई एम नॉट द काइंड कि हम 8 घंटा कुर्सी पे बैठ के हम 8 घंटा काम करें. कभी पढ़ाई 8 घंटा बैठ के नहीं की है, हम उड़ते उड़ते पढ़ाई की है, चलते चलते पढ़ाई की है. आई वॉज बेसिकली वेरी रेस्टलेस फ्रॉम इनसाइड पर्सन. सो आई ऑलवेज वांटेड कि मेरी मदर इन लॉ ओपीडी करे, वो अपना ओपीडी के पेशेंट्स देखें. एंड वंस द पेशेंट्स हैव बीन डिसाइडेड दैट नाउ दिस शी शुड मूव टू द लेबर रूम, या वो ओटी में आए, या यू नो हॉस्पिटल्स डिवाइडेड इनटू ओपीडी एंड इमरजेंसी साइड, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट. तो मैं इन पेशेंट वाला हिस्सा देखभाल करूँ, वो आउट पेशेंट, लेकिन डिवाइड योर वर्क. बट things didn't work out that way. For 10 years, I did not do my practice. I was only serving my mother-in-law's patients. And management देखना, दीवारों में पेशेंट का थूक पोंछना, मरीजों का ड्रेस चेंज करना, साफ सफाई देखना. And I enjoyed that work because
आप बंधे हुए नहीं हैं। आपको जब मन किया घर चले गए, अपने बच्चों से मिल लिए, आप शॉपिंग के लिए चले गए, अब बंधे हुए नहीं हैं। आपके पॉडकास्ट से भी आने के लिए मैं नहीं आ पाई ऑन टाइम, बिकॉज़ अब मैं बंध गई हूँ। नाउ you're chained to your hospital. अब डिलीवरी अगर हो रहा है और अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन, आपको आना ही आना है। अगर आप ज़िंदा हैं और साँस चल रही है तो आपको पहुँचना है वहाँ पे, नहीं तो मरीज़ आपका साँस बंद कर देगा। सो इट इज़ लाइक दैट। तो ये वाला जो मैं लग्ज़री आई वुड से एन्जॉय की थी मेरी मदर-इन-लॉ के अंडर 10 इयर्स, वो हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। पर ये भी हिस्सा जो भगवान ने मेरे को दिया है कि नहीं, आपको बंध बंध के काम करना है, ज़िम्मेवारी शायद भगवान मेरे को सिखा रहे हैं। जो हम पहला बच्चा पैदा किए, रोहन, मेरा फर्स्ट चाइल्ड हूम आई लॉस्ट, हम उसी समय समझ लिए थे कि हम देखे थे कि माय इन-लॉज़ वांटेड कि मैं अपने बच्चे को खुद एज़ अ मदर पालूँ। मतलब कि मैं उसको नाश्ता बना के दूँ, टिफ़िन बना के दूँ, स्कूल भेजूँ और पेरेंट्स टीचर्स मीट में मैं जाऊँ, मैं उसका पढ़ाई देखूँ। एंड आई वाज़ लाइक, मैं तो अभी खुद ही बच्ची हूँ, मतलब आपको तो मुझे देखभाल करना है, तो मैं इसको कैसे देखभाल करूँगी? और अगर मुझे इसका देखभाल करना है देन दैट्स इट। मैं अभी और बच्चा नहीं पैदा कर सकती हूँ। एंड बट मैं एग्ज़ैक्टली जो बोलती हूँ ना कि मुझे ये नहीं करना है भगवान, और अगर भगवान गलती से सुन लिया, ही मेक्स श्योर कि मेरे से वही काम करवाएँगे। जैसे मुझे बिहार में शादी नहीं करना है, तो भगवान बोले हम कहीं तुमको नहीं भेजने वाले, तुम बिल्कुल बिहार में जाओगी, एकदम सेंटर ऑफ बिहार इन पटना। तो हमको बस एक ही बच्चा चाहिए था, तो इसलिए भगवान मुझे 6 बच्चे अभी दिए हुए हैं पालने के लिए। सो दिस इज़ हाउ माय लाइफ बेसिकली इज़। तो अब हम भगवान को कुछ भी बोलना बंद कर दिए, हम बोलते हैं जो आप करिएगा, हमको बस वो जो आप वैसे करवाना चाहते हैं, वो करने की हिम्मत दीजिए मुझे। इतने दिनों के बाद इतने छोटे बच्चे हुए तो मदरहुड को कैसे एंजॉय कर रही हैं? जब मैं छोटी थी और मैं अपने माँ-बाप का स्ट्रगल एज़ पेरेंट्स देखती थी, जैसे मेरी मदर शी वाज़ एन एक्सीलेंट डॉक्टर, मदर शी वाज़ सो इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू इतना अच्छा था, मरीज़ को देख के उनकी बीमारी उनको पता चलती थी। शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी वाज़ अ वेरी, वेरी स्मार्ट लेडी। पर वो पढ़ाई के लिए पागल थी। तो वो जभी भी वैसी औरत जो पढ़ाई के लिए इतनी पागल थी, वो अपना पूरा पढ़ाई, अपना करियर सैक्रिफाइस कर दी अपने बच्चों को पालने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे उस औरत के हाथ में इकलौता बेटा सुसाइड कर लिया। एक बेटी अमेरिका में है, दूर बैठी हुई है, और मैं ही बच गई उनके लिए एज़ अ सन आउट हियर। सो एंड ऑन द अदर हैंड मैं अपनी सास का लाइफ देखी कि वो अपना करियर नहीं सैक्रिफाइस की, अपने करियर के प्रति बहुत डेडिकेटेड थी और बहुत अपना काम की, और मेरे ससुर का 200% सपोर्ट था बच्चे पालने के लिए। सो शी वाज लकी वुमन, वो गाय दान करके पैदा हुई थी, सो शी कुड मेंटली फ्री होकर अपना काम करती थी बिकॉज हर चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर बाय हर हस्बैंड। सो जब मुझे अपना करियर, अपना लाइफ का डिसीजन लेना था कि मैं कैसे करूँ, अपनी माँ के जैसे बनूँ कि सास के जैसे बनूँ। हर इंसान अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और हम उसमें से पीछे नहीं थे, हम भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे कि हम दोनों हैंडल कर लेंगे। हम अपनी माँ के जैसे बच्चे को भी देख लेंगे और करियर भी देख लेंगे। बट अगेन क्योंकि मैं डिसाइड की थी, भगवान वैसा होने नहीं दिया। बहुत स्ट्रगल होता है फॉर अ वुमन, वर्किंग वुमन। अगर उसको आप कितने भी स्टाफ रख लीजिए एंड यू कैन पे देम इन लैक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स, वो आप बहुत अच्छे से आपके बच्चे को रखेगा, पर वो माँ नहीं बने, वो आपके जैसा नहीं रखेगा। वो आपसे अच्छा रख सकता है आपके बच्चे को, आपसे बुरा रख सकता है, आप जैसा नहीं रखेगा, और वो आपको हमेशा इरिटेट करेगा। यू अंडरस्टैंड? सो इसीलिए एक माँ को अपना बच्चा पालना खुद से डेफिनेटली चाहिए। तो एक करियर हर औरत को वैसा चुनना चाहिए, नो मैटर हाउ एडवांस्ड यू आर, हाउ एजुकेटेड यू आर। डेफिनेटली करियर आज के ज़माने में बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यू नेवर नो किस तरह का आपको भगवान दिन दिखाए। आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। योर प्रायोरिटी बट शुड बी योर चिल्ड्रन बिकॉज़ दे हैव कम ऑन दिस अर्थ बिकॉज़ ऑफ यू। बॉम्बे में अब लोग शादी कर रहा है पर बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। डिंक्स करके कुछ अभी चला है ना, डबल इनकम, मियाँ बीवी कमा रहे हैं एंड नो चाइल्ड, बच्चा ही नहीं चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चे लोग तो उड़ के चले जाएँगे, आप पढ़ा लिखा के उनको बाँध के तो रखेंगे नहीं। कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई बॉम्बे गया, तो बैंगलोर गया। कितने बूढ़ा-बूढ़ी हम बिहार में देखे हुए, कितने मकान रोज़ बिक रहे हैं, बिकॉज़ बच्चा वो लौट के आना नहीं चाहता बिहार में। माँ-बाप अकेले निकल पड़े, घर वीरान पड़ा हुआ है, घर बिक रहे हैं। अल्टीमेटली आपके स्टाफ ही आपको देखभाल कर रहे हैं। बच्चे वहाँ से आपको टेलीफ़ोन से बात कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, चाहे तो अगर कमा रहे हैं तो पैसा देंगे, और आपके कमा रहे हैं तो आपसे पैसा लेंगे। इतना ही रिश्ता रह गया है। वृद्धाश्रम भी तो खुल रहे हैं। इट हैज़ टू बी।
तो पहले ज़माने में हम तो सुनते हैं या अब हमको पता चल रहा है कि लोग अपने एक आध बच्चे को ठीक से पढ़ाता नहीं था, ये सोच के कि वो ये सेवा करेगा। सेवा करेगा, वो घर में रहेगा, तो उसकी तो ज़िंदगी अब बर्बाद की है। यू नो, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि क्या किया जाए अपने लाइफ से, अपने बच्चों के साथ क्या किया जाए, उनको पढ़ा लिखा के सक्षम बना के आज़ाद किया जाए, कि अपने बुढ़ापे के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी और उनके साथ पलते हुए बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की जाए। सो ये डिसीजन तो आई थिंक आपके और 2-3 अच्छे महिलाओं के इंटरव्यू से आपको निकालना चाहिए कि इसका अल्टीमेटली, मेरा अगर आप ओपिनियन पूछिएगा तो बच्चों को अपना बेस्ट परवरिश दीजिए, मेक देम द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, सामाजिक बनाइए। और जो बच्चा सामाजिक होगा, जैसे हम कोट कर सकते हैं डॉक्टर दिवाकर, उनकी मदर ने अपने तीनों बच्चों को, 3 बेटे हैं, तीनों बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा दिया, बहुत परवरिश की, बहुत अच्छा, पर किसी को बांधा नहीं। तीनों लोग उड़ के अपने-अपने स्थान में गए, पर डॉक्टर दिवाकर के संस्कार उनकी माँ की दिए हुए इतने अच्छे थे कि वो खुद ब खुद स्वयं अपना जॉब छोड़ के अपने माँ-बाप की सेवा में पटना आके अपना प्रैक्टिस किए, और साक्षात भगवान उनको दिखता है कि उनके साथ हैं। तो बहुत ही कनेक्टेड सोल टू गॉड लगते हैं। तो आप परवरिश ही ऐसा दीजिए ना, आपको किसी को बुलाना नहीं पड़े, किसी को बांधना किसी की लाइफ नहीं बर्बाद, आपको अपने औलाद की लाइफ तो नहीं बर्बाद करनी है, जस्ट टू मेक देम सर्व यू। उनके संस्कार ही ऐसे होने चाहिए कि दे फील मोर हैप्पी। अल्टीमेटली आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? खुश होने के लिए। आपको वही खुशी अपने माँ-बाप के चरणों में अगर मिल रही है, आप क्यों अमेरिका जाइएगा? आप डॉक्टर दिवाकर का एग्जाम्पल दे रही हैं, आप भी तो हैं और आपके हस्बैंड भी तो हैं। आप लोग चाहते तो लंदन भी शिफ्ट हो सकते हो, बट आप भी तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इन लॉज पर के लिए हम लोग क्योंकि उनके वर्चस्व को उन्होंने जो बनाया उसको आपने कायम रखा। बिल्कुल, हम लोग जैसे इंग्लैंड जाके वहाँ सेटल होके वहाँ पे बहुत हम लोग इंग्लैंड में नहीं सक्सेसफुल हो पाए तो हम इंडिया आए, वैसी बात तो नहीं थी। हम लोग वहाँ पे कभी ट्राई ही नहीं किए। वो पहले से मेरे हस्बैंड ऑल्दो शादी किए बोल के कि हम लोग बाहर जाएँगे, पर शादी के बाद हम एक दिन उनके मुँह से बाहर जाने का नाम नहीं लिए। तो 2 साल के बाद हम उनसे पूछते, "संजू, आप मेरे को बोले थे ऑस्ट्रेलिया जाएँगे।" मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें बहुत गाय रहती है, तो हमको लेकर गए वहाँ पर, बोले कि ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और ये सब जो गाय है तुम्हारे कैंगरू हैं, बैठ के यही गिनो तुम। दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड हमको मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते तुम बिहार में कैसे सेटल कर गई, तो कैसे खुश हो वहाँ पे? बिकॉज़ फॉर मी वर्क इज़ वर्शिप। मेरे को जहाँ काम मिलेगा करने के लिए, आई डोंट सी मैं कितना कमा रही हूँ, नहीं कमा रही हूँ, मुझे काम चाहिए। हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं, किसी के ओवर काम कर सकते हैं, किसी के साथ काम कर सकते हैं, मुझे काम चाहिए। सो यहाँ पे भगवान की दया है, आप लोगों का प्यार है, काम हमको है, तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा, इतने सारे केसेस आपने अभी तक देखे हैं, किए होंगे, तो कभी-कभी आपको ऐसा कोई केस आया है जिसमें आपको कोई ऐसा परिवार मिला हो जो पेशेंट पे, मतलब गर्भवती महिला पे प्रेशर बनाना हो कि हमको बेटा ही चाहिए? ओह माय गॉड! बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, डाइवोर्स कर देंगे। इट इज़ वेरी सैड। ये बहुत ही दुखद बात है। चाहे वो मेजॉरिटी ऑफ द घर पढ़े लिखे अगर लोग हैं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड और लिटरेट। लिटरेट मतलब आपके पास डिग्रीज है, गोल्ड मेडल्स हैं, आपके पास थियोरिटिकल बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, आपके पास थियोरिटिकल नॉलेज है, पर आप एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड इंसान कभी भी बेटी बहू में फर्क नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगिवेबल पाप है इस धरती का, क्योंकि अगर आपकी बेटी में रूह है तो आपके बहू में भी है, और आपकी बेटी में अगर कमी है तो आपकी बहू में भी हो सकती है। और ये एकदम हम एक-एक पेशेंट के साथ हम ये देखते हैं, मेरे को बहुत मेरा दिल काँपता है कि बहू को बच्चा होना चाहिए, बहू एकदम आई तुरंत प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए, बहू एकदम पतली-दुबली होनी चाहिए, बहू ऐसे बहू, 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 बहू। बेटी अच्छा वो तो बेचारी, उसके साथ जो अन्याय कुदरत कर रहा है वो तो बेचारी हो गई। पर अगर कुदरत ने उसको प्रेग्नेंट नहीं किया, बहू को प्रेग्नेंट नहीं किया, तो वो कुदरत की गलती नहीं है, वो इस बहू की गलती है, उसके खानदान की गलती है, उसके खानदान को स्टेप डाउन करना। दिस इज वेरी वेरी बैड, इट्स रियली बैड। मदर्स आर नॉट एबल टू कट द कॉर्ड फ्रॉम द डॉटर्स, एंड जन्म के समय उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए। ये क्रेजी माइंडसेट, हम आज तक उसका हम आंसर ही नहीं खोज पाए हैं कि आपको जन्म के समय बेटा चाहिए और बड़े होने के बाद बेटी चाहिए। आप अपने बेटे के घर को
रौंद के खत्म करने का तैयार हैं, आप झुकने के लिए और एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और बेटी के लिए आप कुछ भी उल्टा भी टंग जाइएगा, रात रात आप जगिएगा, बेटी को जरूरत होगा तो मतलब एक पाँव पे खड़े होकर खाना बना दीजिएगा, सब कुछ उसके लिए करिएगा। सुसु पॉटी उस उम्र में भी धोना हो तो आप धो दीजिएगा। पर आप वैसा ना बेटा तो बहू तो छोड़िए, बहू के बच्चों के लिए भी आप करने के लिए तैयार नहीं है। सो दिस इज वेरी सैड। और ये तो डेफिनेटली जो सुन रहा है मेरा पॉडकास्ट, चाहे वो बहू हो, वो सास हो, वो ननद हो, यू मस्ट लिव योर एक डिसीजन होना चाहिए ना कि भैया कहाँ पे रहना। सब लोग आपके साथ, आपकी बेटी और बेटा दोनों तो आपके घर में नहीं रह सकता है ना। कैसे चाहे तो वो आप केरला वाला रूल अपनाइए, इज वेरी गुड। बेटे को आजाद कीजिए, let him then go and live with his wife in her maika। आप बेटियों को रखिए अपने दामादों के साथ, आप उन वहां से भी खींच के ले आ रहे हैं स्पाउस को, यहाँ से भी खींच, सब कुछ आप ही के पास, जस्ट बिकॉज आप फाइनेंशियली सक्षम हैं। आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर। मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है। यस, जो मैं क्लिनिक में देखती हूँ 99% आप किसी भी लेडी को देखिएगा, ओल्ड लेडी को, 90% वो अपनी बेटियों के साथ आ रही हैं। आप बहू के साथ क्यों नहीं आ रही हैं? और आपकी बेटी अपनी सास के पास क्यों नहीं है? आप अपनी बेटी को सास के का सेवा करना नहीं सिखा रही हैं, और आप अपनी बहू से सेवा ले नहीं रही हैं, और बहू को गलत साबित कर रही है, बेटी मेरी बड़ी अच्छी है, बड़ी सेवा कर रही है। तो वेयर इज द जस्टिस? अच्छा मैम, इस पे आपका क्या राय है कि जब दामाद बेटी को लेके कहीं अलग शिफ्ट होते हैं, बड़ा तो अच्छा था। हाँ, दामाद की बहुत अरे बहुत अच्छे है, मेरी बेटी को नाच घुड़ाई पे रखे हैं, बहुत अच्छे से रखे हैं। लेकिन वहीं अगर जोड़ों का बेटा बहू को लेकर कहीं अलग काम के सिलसिले में ही शिफ्ट होता है, तो बहू को रोज ताने मिलते हैं, उसको समझिए कि समाज से, परिवार से अलग कर दिया जाता है, और बेटा को घर तोड़ रही घर है। तोड़ रही है, उसके घर वाले ही घर तुड़वा रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहती हैं? ये तो मतलब कितने सारे रील्स भी आते हैं इसमें, ये अधिकांश ऐसा होता है। और ये मेरा, देखिए हम भी सास बनने जा रहे हैं, भगवान की दया रही, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो हम अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी बहू लोगों टू बी बहू से हम ऑलरेडी झुक के ही रहते हैं, बिकॉज उसमें हम रियलाइज कि बड़प्पन क्या, आप बड़े कब होते हो? जब आप में बड़प्पन होता है। आपके अंदर बड़प्पन होने का मतलब क्या है? आपको झुकने की क्षमता हो गई है। एक बच्चा जिद्दी होता है, वो अकड़ के रहता है, वो अपने मुताबिक पूरे घर को नचाता है, तो वो बड़ा, क्योंकि वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है। बड़ा वो होता है जो सबके नीड्स को एडजस्ट कर सकता है, अपने आप को झुका सकता है। तो बड़प्पन उसी में है। मेरी बहू सही होगी, ऐसा क्यों होगा? वो गलती करेगी, है वो, उसको राइट है गलती करने का, पर उसको संवारना, उसको समझाना, उसको कट ऑफ नहीं कर देना, अपने बेटे को नहीं सिखाना सर पे क्यों नहीं चढ़ाएगा भाई? उसकी इकलौती बहू अगर आप चाहते कि वो इकलौती वाइफ ही रहे, और आप उसके इकलौते हस्बैंड अगर आप चाहते रहे, तो आपको उसको सर पे चढ़ा के रखना ही है, पर वो सर पे चढ़ के नाचे नहीं। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत कम लोगों को आता है। चाहे तो वो पूरा फ्रीडम दे दे, जाओ भैया हम त्याग दिए अपनी बहू बेटे को, त्याग दिए, या नहीं तो अगर साथ रखेंगे तो आप मेरे से बंद, आप मेरे मुताबिक रहिए। बिल्कुल नहीं, आप उसको एक फ्रीडम दीजिए, पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो दैट इज कॉल्ड फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक ठीक है, इसके बियॉन्ड तुम्हारा अधिकार नहीं है, पर उसको अपना लिमिट समझाइए। उस सबसे बड़ा चीज है कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे लोग ब्लॉक कर देता है, बात ही नहीं करेगा। चिट्ठी से बात करने की कोशिश कीजिए तो आपकी चिट्ठी बैठ के लोगों के बीच में मॉक किया जाएगा। आपसे बात नहीं किया जा रहा है, बात के बारे में बात किया जाएगा। सो ये बहुत ही गलत है। जिसको बेटे से प्यार है वो अपने बेटे को सेकंड और बहू को प्रायोरिटी देगी। जिसको बेटे से प्यार नहीं है, बेटा सिर्फ आपके बुढ़ापे का लाठी है, बीमार पड़ेगा तो बेटा दौड़ेगा, तो सब मतलब मेरा सब कंफर्ट जोन, नाम प्रतिष्ठा करने के लिए हम एक हथियार खड़ा किए हैं, तो आपको बहू से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे मुताबिक रही तो रही, नहीं रही तो मेरा बेटा तो मेरे पास है। सो ठीक है, द गर्ल विल फाइंड हर वे टू सर्वाइव सम वे और द अदर। शी विल कमिट सुसाइड, शी विल डाइवोर्स, और शी विल फाइंड सम वे टू सर्वाइव इफ शी हैज टू सर्वाइव। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत अच्छी बातें आपने कही, बहुत आदमी को चुभेगा भी, क्योंकि मुझे लगता है कि 70 to 80% लोग ऐसा ही करते हैं अपने घरों में, और आजकल जो डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं ना, उसका भी कारण यही है। देखिए, लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन एक डिवोर्स का कारण है। और क्योंकि मैं ना, जब मैं पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ, हम थोड़ा पर्सनल लेवल पे भी कभी कभी चले जाते हैं, और बहुत लोगों को हम काउंसिल किए हैं। एंड ऑलवेज से कि आप प्लीज अगली बार बहू के साथ आइएगा, अपने कितनी भी गंदी हो उसको सिखाइए सेवा करना, उसको नहीं आता है तो।
अगर वो नहीं मायके से सीख के आई है, उसको बच्चा सब, आप बेटी मानते हैं तो बेटी बनाइए। आप कैसे बहू को सेवा करना सिखाइएगा जब अपनी बेटी को नहीं सिखाए हैं? अगर आपकी बेटी को सेवा करने का भावना होता, वो अपनी सास के पास, कितनी ही बुरी सास थी, अपनी सास के पास रह के तू मैं करती, लड़ाई करती, रहती वहां पे और सेवा करती। तो आप जब बेटी को नहीं सिखाए, बहू को कैसे सिखाइएगा? सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग बुजुर्ग, बीइंग एल्डर, जो हम बन चुके हैं, इसलिए अब बोल सकते हैं। जब हम खुद छोटे थे, हम खुद ही हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं थे, तो हम नहीं समझ पाते थे क्या सही है क्या गलत है। पर इतने पेशेंट्स को रोज देखते हैं, हर परिवार का वही कहानी, लगभग वही कहानी। पर अब नहीं, अब थोड़ा से हम जो थोड़े से मॉडर्न और मोर ब्रॉड थिंकिंग फैमिली से आ रहे हैं, सास बहू का जो जो जोड़ा है और जो मोहब्बत है, हमको लगता है बेचारा लड़का लेफ्ट आउट फील करता होगा, बिकॉज दोनों शॉपिंग कर रही हैं, दोनों एक साथ पार्लर में जा रही हैं, दोनों एकदम देर एंजॉइंग देयर लाइफ, एंड देयर इज नो क्वेश्चन। बेटी को बोला गया भाई तुमको जो चाहिए तो मेरे घर से तुमको मिल जाएगा, बट डोंट इंटरफियर इन द फैमिली मैटर्स। जो डिसीजन घर का होगा वो मेरी बहू बैठ के करेंगी। आप अपने ससुराल में रहिए, आप अपनी बेटी को सबसे पहले सेटल करवाइए, अपने आप आपका बेटा बहू सेटल होगा। अच्छा, क्या कभी आपने महसूस किया है कि लोग गायनोकोलॉजिस्ट को सिर्फ डिलीवरी डॉक्टर समझते हैं कि यार ये बस बच्चा कराती है? ऐसा सुनने को मिला है। यस, ऑलमोस्ट। हाँ, पहले जमाने में हम लोग दाई कहलाते थे। हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दाई हो गए। क्या आज भी महिलाएं अपने दर्द से ज्यादा समाज के डर से चुप रहती हैं? आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन, मतलब लाइक उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, हम्म, रेप हो, नहीं। molestation हो, समाज के डर से वो चुप रहते जो हम क्लिनिक में देख रहे हैं, जो पेशेंट्स वॉक इन हो रहे हैं मेरे पास, अब एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो हम गांव में नहीं काम कर रहे हैं तो हम नहीं बता पा रहे हैं, बट पटना में जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वोकल नाउ। और बहुत वोकल होना भी नहीं अच्छा है, जो मैं अपने माँ से जो मैं सीखी हूँ। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि यू कैन नॉट फॉरगेट योर अ लेडी। आप औरत हैं और आप औरत ही रहिएगा, तो आपकी कुछ कुछ जिम्मेवारियां हैं जो आपसे ना कोई छीन सकता, ना आप उसको आप त्याग सकती हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम था जब वो आए थे बेलगाम में, वो देखते थे कि मैं डिग्री का पढ़ाई भी कर रही हूँ, बैठ के बर्तन भी धो रही हूँ, टेबल लगा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। तो ही वाज लाइक, माँ, मेरी मम्मी को, कि मम्मी आप गुड्डी से अगर यही सब कराना था तो पढ़ाई क्यों? तो शी सेड कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगी तो वो औरत ही रहेगी। घर में अगर तुम्हारा बच्चा गड़बड़ाए तो 100% इसी के ऊपर आएगा। अच्छा करेगा तो ऑफकोर्स सब कोई पहुंच जाएगा, फोटो खिंचाएगा मेडल के साथ कि हम फादर हैं, हम नाना है, हम नानी है। बट अगर गड़बड़ाएगा तो एक ही औरत है उसके लिए जिम्मेवार, ओनली वन लेडी, दैट इज द मदर। और घर साफ सुथरा है तो वो तो नौकरदाई सब कोई किया है, मेरा सब कोऑपरेशन है, हम बहुत अच्छा रखते हैं। पर गंदा है तो कैसी घर की औरत है, घर भी ठीक से नहीं रख पाती है। सो ये एक चीज है औरत को, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। इस चीज के लिए ओफ बाय मी 50% 50 तुम 50 तुम करो, अरे मेरे पे 100 छोड़ दो ना यार। नहीं, आई मोर देन हैप्पी, जितना मेरी औकात है, जितना मेरा सक्षम है, हम सक्षम। पहले हम बहुत ये भी कोशिश करते हैं तुम इतना करो, तुम करो। जब नहीं कोई कर रहा है तो इट इज गुड। मेरे को लगता है कि आपके बेटरमेंट के लिए ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिरती हैं। और बचपन में क्योंकि हम इतने, बोलिए ना, सबसे छोटी बेटी थी, बहुत पैम्पर्ड थी, हम रोड नहीं क्रॉस करते थे अकेले, मेरे फादर हमको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराते थे, इवन व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज। तो अब तो हम यहाँ से कहीं भी आप बोलिए कहाँ जाना है, हम अकेले चले जाएंगे। धुरंधर हो गई। बना दिए आप लोग। मेडिकल साइंस के ज़माने में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो अंधविश्वास में ज़्यादा, टोना टोटका में ज़्यादा बिलीव करती हैं और मरती भी हैं। उन लोगों के लिए कोई संदेश? अब I do believe there is something like black magic. I do believe there's something like God. There is something like energy. पर अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप को सशक्त करना चाहिए कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी ही नहीं हो सके। अपने आप को कमजोर समझना, और कोई भी चीज को, जैसे मुझे आपके साथ संबंध बनाना है अच्छा, तो मैं आपको कुछ खिला पिला के, आपके वो जादू टोना करके संबंध बनाना इज अ वेरी वीक एंड अ वेरी
वेरी आई वुड नेवर गो फॉर दैट. आई वुड रादर कि मैं एफर्ट करूं, मैं आपके साथ मिलूं, मैं आपसे लड़ने की औकात रखूं, मैं आपसे डिसएग्री करने का हिम्मत रखूं, आप जो बोल रही हैं उसको ना बोलने का हिम्मत रखते हुए भी आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ूं. ये संबंध बनाने का सबसे ठोस और सबसे अहम बैकग्राउंड होता है कि मैं मेरी टचवुड मेरे को मेरी गोतनी अब मेरे साथ अभी शिफ्ट हुई है लास्ट 4-5 मंथ से, और बहुत कुछ मैं अपनी जिंदगी से जिंदगी के बारे में उससे मिलकर और उससे बातचीत और उसकी लाइफ को देखकर समझी हूँ. मैं और ये बहुत सारी चीजों में डिसएग्री करते हैं और बहुत ज्यादा नहीं तुम एकदम गलत हो, और वो सुनती है और वो मेरे को बोलती भी है कि जिंदगी में आपके अलावा हम किसी का नहीं सुने, अपने बाप का भी नहीं, क्योंकि हम उसको प्यार भी उतना ही दिए है. इसलिए सबसे पहली चीज तो एक संबंध में है कि आप निस्वार्थ आप प्यार दीजिए, अंडरस्टैंडिंग दीजिए, उसके दिल की बात समझिए. अब उसके दिल के अंदर पहले घुसिए तो, और घुसने के बाद फिर वो धीरे धीरे आपकी बच्चे के साथ भी ऐसा मत करो वैसा मत करो, ओ दैट्स नॉट द वे. आप पहले बच्चे के साथ बच्चा बनिए, उसको लगना चाहिए कंफर्ट जोन की हाँ ये जो है ये मेरा सोल कनेक्ट हो रहा है, तब वो आसानी से आप जैसा बोलिएगा वो उसमें मनूवर होगी. बच्चे को पोटने के लिए टॉफी खिलाना, मोबाइल देना, दे वेरी वेरी शॉर्टकट्स टू हेल. आई वुड से हेवन का रास्ता कभी आसान नहीं होता है, कठिन रास्ता ही आपको सही रास्ता सही मंजिल तक लेके जाता है. मैम आजकल पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे इन दोनों के बारे में अंतर बताइए, दोनों होता क्या है? एक होता है सिंड्रोम, अगर पीसीओएस बोल रहे हैं तो वो सिंड्रोम हुआ, और एक होता है डिजीज कि उससे आप ग्रसित हो चुकी है. सिंड्रोम मतलब कि आपको उन 3 फीचर्स है, मतलब आप में व्हाट यू कॉल दैट सिम्टम्स है. वो सिंड्रोम्स मतलब सिम्टम्स है. आप ओबीस है, आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं है, और हो सकता है आपको इनफर्टिलिटी भी साथ में हो, तो वो सिंड्रोम हुआ. डिजीज मतलब उसके कारण आपको बीमारी हो गई है, मतलब कि आप बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हैं, तो इसीलिए दे आर ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड बोथ ऑफ देम. इसके क्या लक्षण होते हैं अगर किसी को हुआ है? थोड़ा सा ओबीस होता है पेशेंट, देखने में उसके साइकिल्स रेगुलर नहीं होते हैं, चढ़ चढ़ के आते हैं, और प्रेग्नेंट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. और अल्ट्रासाउंड अगर आप कीजिएगा तो ओवरीज में जैसे मोती का माला नहीं होता है, गोल 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 बहुत सारे फॉलिकल्स आपको ओवरी में दिखाई देंगे. पॉली मतलब बहुत सारा, सिस्ट मतलब अंडे, तो बहुत सारे अंडे. जैसे जिस घर में सब कोई हेड ऑफ द फैमिली बनना चाहेगा तो वो फैमिली हमेशा कोलैप्स करता है. इसलिए फैमिली में भी ना सबका एक एक डिपार्टमेंट होना चाहिए. इसमें आप बॉस है इधर, आप बॉस है इधर, आप बॉस है, तो वो डिपार्टमेंट जब वर्क शेड्यूल, अगर आप कैमरामैन भी बनिएगा और आप लाइटमैन भी बनिएगा, आप मेरे इंटरव्यू भी लीजिएगा, इट्स गोइंग टू बी अ केओस. सो यू हैव आल्सो डिसाइडेड कि मेरे को इस पॉडकास्ट में किसको इंटरव्यू लेना है, किसको क्वेश्चन सेट करना है, किसको कैमरामैन बनना है. सो थिंग्स गो वेरी सिस्टमैटिकली. सो पॉलिसिस्टिक ओवरी में सब कोई बाप बनना चाहता है, इसलिए कोई मां नहीं बन पाता है. और इसके इलाज संभव है? वेरी मच. हम तो उनको सुपर वुमेन कहते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारे सिस्ट है, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारे जिसमें फैमिली में हेड है, मतलब उनको सबको कुछ करने की कैपेबिलिटी है. अब उनको डिपार्टमेंट्स बांटिए, उनको टाइम शेड्यूल कीजिए, दवाइयों के दौरान आप कुछ को सेटल कीजिए, किसी को उभारिए, राइट टाइम पे स्टिमुलेट कीजिए, 1 या 2 अंडा हर महीना निकालिए, डेफिनेटली प्रेग्नेंट होगी. इनफैक्ट ऐसे बच्चे, ऐसी औरतें जुड़वा पैदा करती हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज इन्हीं को होता है. अच्छा, तो क्या ये सर्जरी से संभव है या मेडिसिन से भी संभव है, एंड वेरी रेयरली ओवेरियन ड्रिलिंग करना पड़ता है. वेरी रेयरली, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको मेडिसिन से सक्सेस मिल जाता है. अच्छा, क्या शादी के तुरंत बाद बच्चा प्लान करना मेडिकल रूप से सही है? देखिए हर चीज ना, हर बहुत पर्सनल ओपिनियन होता है. कोई ऐसा नहीं है कि हम बोले तो वो ब्रह्मा का वाक्य है, ये मेरा ओपिनियन है, और आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म. आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन अर्ली मैरिज, जो बिल्कुल आज कोई भी ये सुनना ही नहीं चाहता. अर्ली मैरिज क्यों? आप अर्ली मैरिज क्यों नहीं हो रहा आजकल? आपको पता है उसका कारण? लोग सेटल होना चाहते हैं। क्यों सेटल होना चाहते हैं? ये भौतिकवादी में या आधुनिकता में पैसे नहीं जुट पाते हैं ना, तो महंगाई बढ़ तो गई, आप जो पढ़ाई करने वाली हैं शादी से पहले, आप शादी के बाद क्यों नहीं कर सकती हैं? यही सामाजिक ये जो आपने बताया इन लॉज जो होते हैं यस, उनका क्योंकि आपको एक
आप आपके इन-लॉज़ आपकी बेटी को जब पढ़ा रहे हैं, तो आप इसमें अगेन मैं बहुत लकी हूँ। मेरी शादी के बाद मेरा पीजी के लिए मेरी सास एकदम उसमें एकदम तत पे थी कि नहीं तुमको अगर एमडी करने का मन है और गायनी में करने का मन है, नहीं तुम्हारे पापा करवा पा रहे तो हम तुमको हेल्प करेंगे। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई हर चीज़ किसी में बुरी और हर चीज़ किसी में अच्छी नहीं होती है। बहुत सारी बहुत सुंदर-सुंदर और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मेरी मदर-इन-लॉ में, जो बहुत सासों को सीखना चाहिए उनसे। तो न इसीलिए अगर मेरी शादी मुझे लगता है अगर मैं 10 साल की होती और मेरी हो जाती इस घर में, तो मेरे को शायद और अच्छे से एडजस्टमेंट में भी जो भी थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम हुआ वो भी नहीं होता। क्योंकि पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़ने में मेरी सास किसी भी महिला क्या किसी आदमी को भी कभी नहीं रोकती हैं। उनको प्रोग्रेसिव लोग बहुत पसंद है। अच्छा एक बात बताइए, इनफर्टिलिटी में सिर्फ महिला को ही दोष देना सही है बिल्कुल या नहीं। पुरुषों का भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम लोग शिव-पार्वती का पूजा करते हैं। अभी जस्ट हम महाशिवरात्रि मनाए हैं। हम सबको बोलते हैं 2 तरह के भगवान की पूजा हम लोग करते हैं। एक राम जो मर्यादम पुष क्या उसको क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं और दूसरी तरफ आपके पास शिव है और दोनों की शादी हुई है और दोनों की शादी से हम लोग को बहुत बड़ी सीख मिलती है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान थे, इसीलिए वो अपनी बीवी को बेहद प्यार करने के बावजूद भी बीवी से अलग हो गए क्योंकि सीता अपनी मर्यादा को लांघ के लक्ष्मण रेखा पार की थी। तो इसीलिए वो अपनी बीवी को बेहद प्यार करने के बावजूद भी वो अपनी मैरिड लाइफ को त्याग दिए समाज के लिए। वो इतने ज़्यादा सामाजिक थे। ही लिव्ड बाय द रूल्स। उनके लिए इमोशंस ऑलवेज सेकेंडरी था। तो एक ये भी एक कपल है हम लोगों के हिस्ट्री में, हम लोगों के धर्म में जो सिखाया जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग के शिव पार्वती हैं। पार्वती एकदम चंचल थी, वाइल्ड थी, ज़िद्दी थी, अपने शर्तों पे जीने वाली थी, बाप का नहीं सुनी थी। तो एक शिव थे, ही वाज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो पार्वती को त्यागे नहीं, उसको बार-बार दंडित किए, बार-बार समझाए, सिखाए और उसकी अपनी अर्धांगिनी बनाए। उनको अपना सारा गुण देकर, शक्ति उनमें समर्पण किए। संसार का जो भला है अपनी बीबी के थ्रू करवाए, जबकि पूरा सोर्स उनके अंदर था। ही वाज़ द मेन मैन ऑन द ड्राइविंग सीट। सो एक ये अगर आपको एक अच्छा शादी का अगर व्रत होता है वो सोमवारी होता है क्योंकि हर औरत हर स्त्री चाहती है कि उसको एक शिव जैसा पति मिले और हर माँ चाहती है उसको राम जैसा बेटा मिले। बहुत गहरी-गहरी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को चुभने वाली है। अच्छा आजकल सी सेक्शन जो है वो नॉर्मल हो गया और नॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है? एकदम बहुत बढ़िया आप बोले। और मैं इसका आप लोग जो दोष देते हैं हम डॉक्टरों पे आप बहुत अन्याय करते हैं हम लोगों के ऊपर बिकॉज़ कौन नहीं चाहता है कि हम पैसे के साथ-साथ थोड़ा नाम भी कमा लें और नाम आपको डेफिनिटली नॉर्मल डिलीवरी में ही हो रहा है। पर नॉर्मल डिलीवरी ना इज़ वेरी चैलेंजिंग और नॉर्मल डिलीवरी रिस्की होता है। और जब आप जुआ खेलते हैं ना, आप जुआ अपने पैसे के साथ खेल सकते हैं, दूसरे के पैसे के साथ नहीं। एक एक संस्कारी इंसान दूसरे के पैसे को जुआ में नहीं लगाता है। तो इसीलिए जब हम एक पेशेंट हम लोगों के पास आता है, उस पे अगर हम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेना होता है, तो मरीज़ को भी उतना ही रिस्क उठाने के लिए आपको एग्रीमेंट करना है। ही हैज़ टू एग्री और आजकल मरीज़ ही वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो पेन ही नहीं उठाना चाहता है। मैडम कौन सा हमको 10 बच्चे पैदा करने हैं, 2 ही तो करने हैं, आजकल 1 ही करना है, सी सेक्शन कीजिए और काम खत्म कीजिए। सो इट इज़ बेसिकली पेशेंट्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्मल टू सिज़ेरियन सेक्शन। अभी भी बहुत पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे अनगिनत हैं, अनगिनत। इवन अगर आपको 1 ही बच्चा चाहिए और सब कुछ ठीक है, तो सिर्फ़ क्योंकि आप कुछ घंटों या कुछ दिनों के कष्ट से बचने के लिए आजीवन अपने पेट को खोलवा रही हैं, तो आप अपने साथ एक बहुत बड़ा जाति कर रही हैं। अगर मजबूरी है माँ की जान या बच्चे की जान बचाना, वो अलग बात है, उसके बाद आपको पेट खोलना ही खोलना है। पर जस्ट शौक से या तनिक क्षण भर के कष्ट से बचने के लिए आजीवन कष्ट में अपने आप को जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग लोग बोलता है हम पीते हैं क्यों? दुःख भुलाने के लिए, है ना? बहुत लोग किया हुआ है ये बात। तो बट अगर मेरा 53 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बोलता है आप क्षणिक दुःख तो भुला लेती हैं, पर आप अपने आप को बहुत गहरे गड्ढे में
डाल देते हैं जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से सी सेक्शन में जाना इज लाइक गेटिंग ओवर, अभी इमीडिएट दर्द से हमको निकलने के लिए हम बहुत ज्यादा गहरे प्रॉब्लम में जा रहे हैं। एक ऑपरेशन होने के बाद एक औरत को, यदि यू नेवर नो वो बच्चा आपका जीवित होगा कि नहीं, जॉन्डिस होता है जन्म के बाद, निमोनिया होता है, कॉट डेथ होता है, अनएक्सप्लेन डेथ होता है, बच्चा गिर गया, निमोनिया हो गया, उसको हार्ट में छेद निकला जो अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ाया, किसी तरह का कंजेनिटल अनोमली हुआ, एक्सीडेंट हुआ, यू डोंट नो द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, यू कैन नॉट वाउच कि आपको दूसरा बच्चा बिल्कुल ही नहीं चाहिए। यदि सी सेक्शन के बाद आपको दूसरा बच्चा चाहिए, आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अक्रीटा, रप्चर्ड यूट्रस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो माँ के लिए भी जानलेवा हो सकते हैं। तो व्हाई पुट दैट गर्ल इन दैट रिस्क, व्हाई शुड वी? बट कई जगह ऐसा होता है ना कि केसेस डॉक्टर्स ऐसे बोल देते हैं कि बच्चा जो है उल्टा है, उलझा हुआ है, बिना ऑपरेशन के होगा नहीं। तो अगर बच्चा उल्टा है तो वो उल्टा है और वो ऑपरेशन से ही होगा अगर वो पहला बच्चा है। और नॉर्मल डिलीवरी भी उल्टे बच्चे की होती है, पर अगेन वो रिस्की होती है। तो जहां रिस्क की बात होती है, आपको 50% रिस्क डॉक्टर उठाएगा और 50% रिस्क मरीज को। ये नहीं कि अगर बच्चा उस नॉर्मल डिलीवरी के दौरान गड़बड़ा जाए तो फुल ब्लेम डॉक्टर पे चला जाए। उस समय मरीज को भी बोलना चाहिए, ठीक है सर, हम भी इस रिस्क में आपके साथ, जैसे शादी सक्सेसफुल हुआ, सब कोई दौड़ के आता है, मेरे कारण हुई, हम मिलवाए थे ना, हम। और अगर शादी गड़बड़ाई तो तुम। सो ये नहीं होना चाहिए। और ये रिश्ते क्योंकि मरीज और डॉक्टर के खराब हो रहे हैं और इतनी उंगलियां डॉक्टर पे उठ रही हैं, तो हमको बचने का सबसे अच्छा आसान तरीका, जैसे क्योंकि उंगलियां उठती हैं, सबसे अच्छा लोग बोलते हैं भाई डाइवोर्स करो ना, हटो। जब आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो तो हटो, अलग अलग रहो। तो कोई भी चीज को बनाने में, समझाने, संवारने में और आगे बढ़ाने में बहुत परिश्रम की जरूरत होती है। किसी चीज को तोड़ने में, हटाने में और चैन की सांस लेने में सबसे आसान तरीका है। बट आपको सोचना है कि क्या सही तरीका है जीने का। आप सबसे पहले आप किसी को ये नहीं करिए, बोलने से पहले क्या करिए उसके अवज में वो एवेन्यू दीजिए ना। तो तब आप किसी को ना तब बोल सकते हैं जब आप कहीं ना कहीं हाँ भरे हुए हो। रेप मत कीजिए, वेरी गुड। रेप नहीं करें तो उसका उसका ऑल्टरनेटिव आप कुछ आप सोचे हैं? सबसे पहले आपको इस अपने बच्चों को, बेटों को संस्कार देते हैं। सब संस्कार सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों होते हैं? आज जिस समाज में लड़के संस्कारी हो तो बिकनी पहन के लड़कियां घूमेंगी, उनको कुछ नहीं होगा। हर सेकंड पोस्ट में आता है लड़कियों को ढकना चाहिए, लड़कियों को वी कीप प्रोटेक्टिंग। हाँ, हमको क्यों प्रोटेक्शन चाहिए भाई? अपने ही भाइयों से, अपने ही बाप से, अपने ही परिवार से। एक पति के अलावा बाकी सब तो, चाहे मेरा दोस्त ही क्यों नहीं हो, उससे मुझे क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? क्या वो संस्कार उसकी माँ ने नहीं दिए उसको? तो दिस इज इट, व्हाई वी आर हैविंग रेप इज बिकॉज we are frustrated in our head basically. And then again there are no avenues means अगर a man is polygamous तो उस फैक्टर को तो कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता पब्लिकली। उसका कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव आप लोग निकालिएगा ना। देयर हैज टू बी सम वे आउट। You cannot have multiple marriages now because women are not going to tolerate another woman in her house. और लड़का भी एक लड़की से ज्यादा बर्दाश्त, एक घर के अंदर एक तो माँ और ऊपर से बीवी और थर्ड, तो इज आई थिंक एन इम्पॉसिबल टास्क इन टुडेज वर्ल्ड। कुछ तो एवेन्यू, कुछ ये सब चीजों पे एक्चुअली सीरियस नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसी से जरूर कीजिएगा हु इज ओपन टू टॉक ऑन दिस। बात आपने दुष्कर्म की निकाली है तो मैं आपको बता दूं, कल परसों का किस्सा है जब सदन में एक माननीय बता रहे थे कि किसी छोटी बच्ची का दुष्कर्म हुआ है और वो रो रो के अपना न्याय मांग रही है, तो वहां बैठे पीछे जो विपक्ष के दल थे ना, उनमें से 5-6 नेताओं के हंसते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। मेरे को लगता है कि आप अच्छे समाज में अगर हैं तो जो पहले जमाने में अच्छा समाज था तो प्रोस्टिट्यूट के घरों से ही मिट्टी उठा के माता की मूर्ति बनाई जाती थी। तो वो इतना अच्छा समाज था कि वो उस औरत को भी इज्जत दे रहा है जो खुले आम अपने मेहनत से, अपने शरीर का व्यापार करके अपनी इज्जत की 2 रोटी कमा रही है, तो उसको हम अच्छा समाज कहते हैं। और आजकल एक शरीफ औरत को झूठ मूठ का बलगरा कर, जबरदस्ती करके, अवज में उसको कुछ नहीं देकर आप उसका शोषण कर रहे हैं, तो आप अच्छा समाज आप बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप उसी समाज के हैं ना जहाँ से प्रोस्टिट्यूट के घर से मट्टी उठा के आपकी माता की मूर्ति बनती है। तो वो सब चीजें क्यों भूलते चले जा रहे हैं हम लोग? हम तो वो गंगूबाई का मूवी तो इज वन ऑफ द मोस्ट रॉकिंग एंड वेरी डीप मूवी। अगर किसी को वो लेवल ऑफ थिंकिंग, मेरे स्कूल में मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि हम अपने इराक से 20 साल आगे सोचते हैं, और ये एकदम फैक्ट है। मैं जो भी करती हूँ आज, मेरे को बहुत उसमें कंट्रोवर्सीज में घुसना पड़ता है। मेरे मेडिकल प्रैक्टिस में भी हम हेपारिन का सुई देते थे, इंसुलिन देते थे, हम जितना टॉर्चर हुए हैं उसके लिए कि हम कॉन्फ्रेंसेस जाना बंद कर दिए। एंड अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि हर डॉक्टर वही फॉलो कर रहा है। जिस जिस डॉक्टर ने मेरे को सबसे ज्यादा इसके लिए ह्यूमिलेट किया है और मतलब मेरे को मॉरली, इमोशनली टॉर्चर करके अगर मैं बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है, वो हु ही शी इट डजंट मैटर, ये सब चीजें आर सपोज्ड टू बी अंडर द कवर। तो वो लोग अब मतलब छपे हुए पेपर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में चिपकाते हैं, हेपारिन, और लोग बताए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए। Where is the evidence and why you giving heparin? तो लोग वही कर रहा है जो हम 20 साल पहले शुरू किए। अल्टीमेटली लोगों को 20 साल लगता है। ओ नो, आई थिंक शी मेंट सम सेंस। तो ठीक है, किसी किसी का वेवलेंथ अलग भगवान बना, सबके ग्रह अलग होते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। अच्छा, एक बात बताइए आप, मैं ना जब से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ मैं आप ही को देख रही हूँ लगातार, आप इतनी सुंदर है। आप डॉक्टर ही बनना क्यों चुनी? आप किसी भी फील्ड में जाती तो शायद मुझे लगता है महारत हासिल करती। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमको हमको आई लाइक माय फादर। हमको आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक माय पेरेंट्स। आई एम वेरी वेरी लकी। माय फादर को जो समाज सेवा का भूत सवार है, तो खून उन्हीं का आया, उन्हीं को देख के बड़ी हुई हूँ। तो किसी भी फील्ड में हमको सेवा अगर करना होता है, हमको अपने फ्रेंड्स में भी, आई जस्ट लव डूइंग फॉर पीपल, नॉट बिकॉज आई वांट टू हियर ओ वाओ शारिका, आई डोंट वांट टू, आई सीरियसली डोंट वांट टू, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, बट हमको करना बहुत अच्छा लगता है किसी के लिए भी। हम उसके अवज में गाली नहीं सुनना चाहते हैं, एटलीस्ट, because many times when you help someone, it may not turn out to be fruitful, you know. Like if I'm doing a normal delivery and I'm trying to help someone with her dreams to have a normal delivery, many times you may not land up with the normal, you might कि cesarean करना पड़ सकता है। तो oh my God, भगवान आपको, आपके पास तो नॉर्मल के लिए आए थे, वो गाली नहीं सुनना है। हम ट्राई किए, आई कोशिश की, हम नहीं सक्सेसफुल हुए। सो हर चीज सक्सेसफुल हो वो जरूरी नहीं है, पर हम हर काम में अपने डेफिनेटली ऑनेस्टली हम अपना जी जान से पूरी मेहनत से, हम अपने लगन से उस पे एफर्ट जरूर डालते हैं। अच्छा, आपके करियर का सबसे यादगार केस कौन सा रहा? देखिए, शुरुआत में जब मेरे ऊपर टेंशन नहीं था बिल्कुल भी, बच्चे भी नहीं थे, और एकदम फ्री हैंड था, और मदर लोग का टोल्ड यू सपोर्ट बहुत था, तो हमको नॉर्मल डिलीवरी में चैलेंजिंग केसेस बहुत अच्छे लगते थे। जैसे कि जिसमें जैसे पॉटी कर दिया है, मेकोनियम है, सब जगह ऑपरेशन होता है, हम लोग यहाँ पे पानी अंदर डाल के उस पॉटी को साफ करते थे, उसको ये एंजियोफ्यूजन करते हैं, वो करते थे। वो अब मेरे को करना भी नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग का एंटीनेटल केयर ही इतना अभी ये इम्प्रोवाइज हो गया है कि अब वो सिचुएशन ही हम लोग के पेशेंट्स में बहुत कम होता है। जी। तो ये सब केसेस का जब नॉर्मल होता था तो हमको बहुत किक मिलता था। और अगर हम लोग का कोई बच्चा एनआईसीयू में भर्ती होता था, तो एक एक बच्चे के लिए हम मंदिर जाते थे, मन्नत मांगते थे कि भी कैसे भी वो बच्चा, और जब तक वो बच्चा बाहर डिस्चार्ज होके नहीं आता था, रोज एनआईसीयू में जाना, बच्चे के बारे में पता करना। हम बहुत ज्यादा हर मरीज के साथ इमोशनली और पर्सनली कनेक्ट होते थे। एंड हमको कभी भी, आई हैव नेवर टिल डेट विटनेसेस द एंटायर वर्ल्ड, आई हैव नेवर काउंटेड हम कितना पैसा कमाए हैं। हम सिर्फ कितना दुआएं कमाए हैं, हम किसी का मुस्कान का एक हिस्सा और कारण बन सकते हैं, हमको इसमें बहुत खुशी होती है। वो मैंने कल देखा आपके क्लिनिक में कि लोग 1 किलोमीटर दूर से ही लाइन लगाए हुए हैं, और जितने लोगों से आप मिल रही थी सबको अच्छे से ग्रीट कर रही थी, सबसे प्यार से बात कर रही थी, वो बहुत मतलब दुर्लभ है। हम लोग गुस्सा भी उतना ही करते हैं। अब मेरी दवाई छोड़ के तो देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, आईवीएफ हिम्मत का बात है या मजबूरी है? आईवीएफ डेफिनेटली एक मजबूरी है। कोई भी नहीं चाहेगा कि आईवीएफ का प्रेगनेंसी हो, बिकॉज उसमें फेलियर्स भी होते हैं, और वो बहुत पेनफुल होता है, इतना इंजेक्शन लेना और अंडा अपना निकालना, उसके बाद फेलियर होना बहुत डिप्रेसिंग होता है। तो इसलिए वो डेफिनेटली बहुत एक मजबूरी का काम है। आईवीएफ अगर कोई करवाए तो उसके क्या प्रोसेस है या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आईवीएफ बहुत तरह का होता है, इन द सेंस कि बहुत बार आईवीएफ इसलिए होता है क्योंकि ट्यूब्स बंद है,
बहुत बार आईवीएफ इसलिए होता है क्योंकि अंडा पेशेंट को नहीं बन रहा है, किसी का स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, किसी को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो इसलिए आईवीएफ के बहुत सारे कारण होते हैं। तो किस कारण आप करवा रही हैं आईवीएफ, उसका प्रोसीजर उसके मुताबिक होता है। अगर आपको अंडा नहीं बन रहा है तो बाहर से अंडा लिया जाता है, और अगर स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है तो हस्बैंड के टेस्टिस से स्पर्म्स निकाला जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कारण क्या है, क्यों कर रहा है आईवीएफ, उसके मुताबिक उसका प्रोसीजर चेंज होता है। हर लड़की और महिला को अपनी सेहत के बारे में कौन सी 3 बातें ज़रूर जाननी चाहिए? हर महिला को अपने सेहत के बारे में क्या जानना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो अगर वो यंग गर्ल है, हम सब लड़कियों को एडवाइस करते हैं, हर मदर्स को एडवाइस करते हैं कि अपनी बेटियों को धूप में ज़रूर भेजें घूमने के लिए। ये इंडोर एक्टिविटीज़ जो हो गया, बहुत सारा अब खाली पढ़ाई और मोबाइल के ऊपर जो बच्चे लोग अपना समय बिता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बाहर जाके बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ नहीं तो बाहर जा निटिंग भूल गई हैं लड़कियां आजकल, स्टिचिंग भूल गई हैं, खो खो भूल गई हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज जो बचपन में हम लोग खेलते थे, धूप में तो अब निकल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं। और 10-15 मिनट का स्कूल में ब्रेक होता है, एसी की गाड़ी में आना, एसी की गाड़ी में जाना, हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं। तो बच्चों को धूप में सबसे बचपन में, क्योंकि आपका बोन डेवलपमेंट सिर्फ 22 ईयर्स तक होता है, उसके बाद आप यू जस्ट ऑन द बैक फ्लो, मतलब कम ही होता रहता है। 22 ईयर्स के बाद you are highly reproductive, it's the age you should plan to get your marriage। हम बहुत लेट मैरिजेस को एडवोकेट हम अगेन बोल रहे हैं नहीं करते हैं। आपको डेफिनेटली ऐसा स्पाउस खोजना चाहिए, ऐसा परिवार खोजना चाहिए जिससे बहुत खुल के बात करे कि आपके घर में जस्ट अगर कोई इंसान 30 साल 25 साल तक या 35 साल तक एक वातावरण में, एक परिवार में, वो अच्छा परिवार है बुरा परिवार है, इट इज वेरी, जैसे महाभारत में बोला जाता है कि कौन गलत है, कौरव बोलेगा कि पांडव गलत है, पांडव बोलेगा कौरव गलत है। अगर उनकी नज़र से देखा जाए, भगवान की नज़र, कृष्ण की नज़र से देखा जाए तो कोई भी गलत नहीं है, और गांधारी की नज़र से देखा जाए तो स्वयं कृष्ण जी जो भगवान थे वो गलत थे। तो आप किस नज़र से आप देख रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वो घर सही है कि गलत है। एक लड़की अपने घर को हमेशा सही ही मानेगी, और जो दूसरे घर में वो जाएगी एट द एज ऑफ 35, ऑलरेडी पक चुकी है, 35 ईयर्स तक उसको वो संस्कार, वो वे ऑफ लिविंग उसके वही सत्य है। अचानक वहां से उठ के एक नए परिवार, भले कितना भी ज्यादा अच्छा हो अपने परिवार से या कितना भी बुरा हो अपने परिवार से, वो अपने परिवार से अलग परिवार है, उसमें हो चुका, उसको एडजस्ट करना और मुश्किल होता है। तो द अर्लियर शी गेट्स मैरिड, it's easier for her to change her concepts, she has to adapt to her newer environment। अब सर्दियों में आप स्वेटर नहीं पहन सकते हैं, आप गर्मियों में स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं, आपको अडेप्ट करना ही करना है। हम यहाँ पे नहीं भैया, हम तो स्कर्ट शॉर्ट्स और टी शर्ट वही रहेंगे भले सर्दी हो। आप सर्दी के फैमिली में चली गई, आपको स्वेटर पहनना ही है, यू हैव टू अडेप्ट। तो अडेप्टेबिलिटी कब आएगी? यंगर एज में ही आएगी। तो इसलिए हम अर्ली मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर हैं। पीरियड और प्रेगनेंसी से जुड़े कौन से सबसे बड़े मिथ हैं जिन्हें तोड़ना ज़रूरी है? हाँ, पीरियड के संबंधित सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर मेरा साइकिल ठीक टाइम पे नहीं आ रहा है तो मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। ये आप बिल्कुल भूल जाइए। आज भी मरीज यहाँ पे आता है अपना मेंस ठीक करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए नहीं। वो सोचती है कि डॉक्टर मेरा मेंस ठीक कर देगी, प्रेग्नेंट तो मेरा पति कर देगा। तो ये मिथ छोड़िए, आप मेंस के पीछे ना भागिए, आप अपने लक्ष्य के पीछे भागिए। आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो डॉक्टर को आके डायरेक्टली बोले कि आई वांट टू गेट प्रेग्नेंट, वेदर और नॉट आई एम हैविंग माय मेंस, वेदर और नॉट मेरा मेंस टाइम पे है, वेदर और नॉट मेरे को गुड फ्लो है कि नहीं है, मेरे को प्रेगनेंसी चाहिए। तो ये बात मरीज छुपाती है, वो हिस्ट्री निकालना एक अगेन एक बहुत बड़ा कला है। तो ये मिथ आप तोड़ दीजिए। प्रेगनेंसी का दूसरा एक मिथ लोगों को ये है कि हाँ, सब बच्चा चल रहा है, आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग ओके तो हम ठीक हैं। बिल्कुल नहीं। इफ यू आर फीलिंग ओके और आपका बच्चा चल रहा है और आप जानते हैं अब एकदम ठीक है, तो बाकी लोग बेवकूफ हैं जो हर महीना आते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो एक डॉक्टर छू कर भी नहीं बता सकता है, उसको भी डॉक्टर को भी टेस्ट कराने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट जब तक नहीं होगा हम शुगर बता ही नहीं सकते हैं। आपका पल्स देख के, आपका हीमोग्लोबिन बता सकते हैं अपनी आंखें देखकर, हम शुगर कैसे बताएंगे आपका पल्स देखकर या आपका बीपी देखकर? हम बिना इंस्ट्रूमेंट के आपका बीपी नहीं देख सकते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे में भी कमियां हो सकती हैं, मेरा भी बीपी हाई हो सकता है, मेरे को भी शुगर हो सकता है। सबसे पहली चीज, हम अपने अंदर कमियां हैं ये तो आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। हम एकदम सही थे, कुछ गड़बड़ हुआ तो आपने कुछ किया। ये वाला मिथ्या आप छोड़िए, आप डॉक्टर के पास अपनी कमियों को जांचने, परखने और सुधारने आए हैं।
जिस तरह से हम लोग इस दुनिया में अगर आए हैं, हम में कमियां हैं, उसको समझने, सुधारने, परखने के लिए ही आए। सेक्स एजुकेशन स्कूल में सिलेबस में जोड़ना चाहिए या पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको पेरेंट्स को तो करना ही करना है। फ्रॉम द एज ऑफ आई थिंक 7 इज द राइट एज, इट्स नॉट टू अर्ली, 7 इज द राइट एज। आई थिंक यू शुड स्टार्ट टॉकिंग, स्पेशली अपनी लड़कियों को बैक टच और गुड टच के बारे में बताना चाहिए। आप लड़कों को भी बताना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बताना चाहिए कि औरतों का ये सब हिस्सा नहीं छुआ जाता है, औरतों को कैसे इज्जत दिया जाता है। सबसे पहले आपके घर में आपकी माँ को कितना इज्जत मिलता है, उसी से बेटा भी समझता है कि मुझे अपने बाकी लड़कियों को समाज में कितना इज्जत देना है। सो द वुमन इन द हाउस, बी इट योर डॉटर, बी योर मदर, बी योर वाइफ, बी योर सिस्टर, तो औरतों को किस तरह से परिवार में रखा जाता है, तो आपके घर के मर्द वही सीखते हैं। और सेक्स एजुकेशन के लिए ओवर फ्रेंडली लोगों को ऑलवेज, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स के अगर हों तो डाउट ही रखना है। पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ओपन होना है। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स आज के ज़माने में नहीं चलेंगे। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स उस ज़माने के लिए ठीक थे जब एक्सपोजर नहीं था। स्ट्रिक्ट हैं, आपको इसी रास्ते पे चलना है और यहीं रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आपके रास्ते पे आप अपने मंजिल तक बच्चे को पहुंचा देंगे। अब आप चाह कर भी बच्चे को उस रास्ते पे रख नहीं सकते हैं, वो एक्सपोज होगा ही, वो बाहर जाएगा ही, उसको लोग मिलेंगे ही। आप उसको फ्रेंडली, उस तो यू टर्न, यू हैव टू चेंज योर पेरेंटिंग, द स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चेंज होगा। आपको दोस्त बनाना है कि जहां जहां तुम जा रहे हो, जो जो हो रहा है मुझे आके जरूर बताओ, डरो नहीं, तुम गलती करने के लिए आजाद हो, पर मुझे बताओ। सबसे पहले गलती करो ही मत। सही गलत में हर इंसान के रूह को पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इस धरती पे एक भी इंसान है जो नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है, पर अपनी गलती के साथ वो हमेशा जोड़ता है क्यों की, हम गलत किए क्यों की। तो जहां ये क्यों की आ गया, तो यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज। why is राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम? बिकॉज वो अपनी किसी भी एक्टिविटी में क्योंकि नहीं ऐड किए। बाप ने बोला जाओ, वो गया। बीबी ने बोला हिरन लाओ, वो गया। बीबी उड़ गई तो वो उसका धर्म था उसको बचाना, वो बचाया। समाज ने बोला त्यागो तो वो त्यागा, तो ही हैड नो क्योंकि। सो दैट, तो वैसा बनना भी बहुत मुश्किल है लाइफ में। नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग, एंड लास्ट वर्ड इज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप सक्सेसफुल हैं, आप जो किए वो सही था, और अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप जो किए वो गलत था। तो लाइफ में सक्सेसफुल होना सीखिए बिना गलत रास्ते को अपनाए हुए। एक आदत जो 18 के बाद लड़कियों को छोड़ देनी चाहिए। जंक फूड तो कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए। आप गलत आदतें अपनी जिंदगी में लाएंगे ही क्यों। आपको फ्रेंडली होना चाहिए, बट उस हद तक कि आप अपने सेफ्टी का वो दायरा क्रॉस नहीं करें। सीता के लक्ष्मण रेखा पार करने का नतीजा से आपको अपने धर्म के बारे में सबसे समझ लो। यू मस्ट नो अबाउट योर विच एवर, वेदर यू मुस्लिम, एवरी रिलीजन आपको सही रास्ते पे चलने का मार्गदर्शन करता है। तो अपने को बच्चों को तो धर्म से बचपन से ही अपने वो सब बुक्स पढ़ने चाहिए। स्कूल में अगर नहीं पढ़ाते, घर में योर स्टोरी बुक्स शुड बी ऑफ सिंड्रेला ऑल्सो, ठीक है, उसके बारे में भी जानिए। आप रपुंज़ल के बारे में भी जानिए, पर आपको सीता, राम, लक्ष्मण, इन सब की कहानियों में मिथ्या नहीं, लेसन्स हैं। सो यू मस्ट नो, ऑल योर चिल्ड्रन मस्ट नो दैट योर संस्कार। तो वो गलत रास्ते में जाएगी ही क्योंकि उसको कुछ त्यागना पड़े, उसको एडजस्टिंग होना है, लड़कों को भी या लड़की को भी एडजस्ट। हम नहीं, ये बहुत ज्यादा है, हम क्यों झुकेंगे, क्योंकि झुकता वही है जिसको आगे जाना है। आपको तीर मारना, आप पहले इसको पीछे लेके आइएगा। आप 10 कदम पीछे जाइए, आप बहुत आगे पहुंचिएगा। शेर को भी शिकार करना है, वो पहले पीछे 2 कदम लेता है। तब हाई जंप पे भी आप पहले पीछे भागते हैं, तब आप हर चीज के लिए जब तक आप पीछे नहीं जाइएगा, आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो झुकना, एडजस्ट करना, समझौता करना टू योर लिमिटेड, टू अ लिमिट इज वेरी गुड। इनफर्टिलिटी या बांझपन बढ़ने के आजकल जो बढ़ रहा है, उसके क्या कारण है? लेट मैरिज सबसे बड़ी कारण है। लेट मैरिज मेन में है एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, जो आपका गाड़ी का धुआं है। थैंकफुली बिहार में फैक्ट्रीज ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा फैक्ट्री का धुआं नहीं है हम लोगों के पास, तो वो इससे शायद मेन में यहाँ पर इनफर्टिलिटी ज्यादा नहीं है।
फिर हम लोग के जो हैबिट्स हो गए हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू, खैनी, ये सब जो चीजें हैं, ये सभी फूड, फास्ट फूड्स खाना, मोटापा, ये सब इनफर्टिलिटी पे ऐड करता है। हम्म। जाते जाते एक लास्ट सवाल, बिहार समाज सेवा और राजनीति तीनों परस्पर संबंधित है, और आप कहीं ना कहीं आपने बताया कि अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, बेटों की शादी करने जा रहे हैं, तो आपका क्या राजनीति की ओर झुकाव है, जाना चाहती है? देखिए, मेरा छोटा सा एक अपना राज्य है पर उसमें हम बहुत खुश हैं। और मेरे हस्बैंड, हमको है ऑफ कोर्स, मेरे खून में ही है, बट मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम राजनीति में मत जाओ, क्योंकि जिस पार्टी से तुम खड़ी होगी, तुम अगर वो गलत करेगा तो तुम उसके खिलाफ खड़ी हो जाओगी, तो मुझे कोई पार्टी वैसे एक्सेप्ट करेगा नहीं। निर्दलीय हम जीतेंगे नहीं। आप तो ये पेशेंट ही इतने सारे हैं कि जितवा देंगे आपको। नहीं, उतना टाइम नहीं है लाइफ में, बट डेफिनेटली हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और करते ही हैं। जो भी छोटा, जो भगवान ने मेरे को दिया है वो ही अपने में, हर इंसान को समाज सेवा का मौका है। आप समाज सेवा कर रही हैं, कैमरामैन यहाँ पे समाज, हर इंसान समाज के लिए कर रहा है, आप कमा नहीं रही है। अगर आप अपना काम उस लक्ष्य से कीजिएगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और पैसा तो नहीं, हम तो भूखे मरते भी आप किसी को देखिए नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब कोई भूखा नहीं मरता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ भगवान सबको लगभग दिया ही है। भैया किराए का मकान, पर मकान सबके पास है, छत सबके पास है, नहीं तो वो टेंट, वो टिन का ही बना लेगा, पर वो बना लेता अपना घोंसला। तो आप किसी के लिए कुछ करिए, पॉजिटिव करिए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी और बहुत सुंदर होगी, ये मेरा मानना है। अगर एक दिन के लिए आपको बिहार का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप क्या-क्या सुधार लाइएगा अपने विभाग में? हम हेल्थ में अगर हम आएँगे तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि लोग सरकारी डॉक्टर बनने से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करना महफ़ूज़ फ़ील करें। और सरकारी, प्राइवेट में इतना पैसा है कि सरकारी डॉक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने में मजबूर हैं। तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लाएँ, और आप अपना प्रोडक्टिविटी पूछें। भले 4 घंटा ही कोई आए अपना ड्यूटी करने के लिए, पर वो ड्यूटी में पढ़ाएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। स्टूडेंट्स अब खाली नेट से पढ़ रहे हैं, फीजीज नेट से पढ़ रहे हैं। पेशेंट्स जो वहाँ पे आ रहे हैं, और आप पेशेंट्स आर योर बेस्ट बुक्स। तो वो बेड साइड टीचिंग होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। बच्चे को, एक गधा भी डॉक्टर बन सकता है, ये मेरा मानना है। एक गधा इंजीनियर नहीं बन सकता है, ये मेरा मानना है। अगेन, इंजीनियरिंग के लिए बहुत दिमाग चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए। 2+2 ये 10+4 ये वो। एंड डॉक्टरी के लिए भावना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी हाई ईक्यू, और वो भावना के लिए आपको लोगों से कनेक्ट होना है। तो आप सिर्फ किताब से कनेक्ट होंगे तो आपके पास ईक्यू कहाँ से आएगा? अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप कृपया करके डॉक्टरी न करें। इंटेलिजेंट लोगों के लिए इज ऑलवेज इंजीनियरिंग, वर्क फ्रॉम होम। घर आप आराम से बैठे हैं, इंजीनियरिंग के पास कंप्यूटर है, वर्क फ्रॉम होम, दे डोंट नीड टू हैव अ गुड ईक्यू। फॉर अ डॉक्टर, अगर आपके पास ईक्यू, आपके पास एम्पैथी ही नहीं है, सामने वाले का दर्द समझने का ही दर्द नहीं है, तो डॉक्टर इज नॉट फॉर यू। एंड पैसा ठीक है डॉक्टरी में बहुत ज्यादा है, पर बहुत सारे फील्ड्स में बहुत, आप बिल्डर बनिए, आप सोने का दुकान खोल लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे चीजें, आप पॉडकास्ट कीजिए, उसमें भी बहुत पैसा है। मेरा बिज़नेस मत डुबाइए। मेरा चलने दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पार्लर खोल लीजिए, आप जिम खोल लीजिए, आप बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी, फर्टिलाइजर का कंपनी खोल लीजिए। बट डॉक्टरी तो जब तक आपके पास पैशन नहीं है, और आप अपने मरीज का दर्द रिले नहीं कर पाती है, तो इस प्रोफेशन को बख्श दीजिए। अच्छा, एक बात जानना चाहते हैं, लोगों की नज़र में ना डॉक्टर की जो छवि है ना, बहुत अनुशासित और बहुत संयमित वाली है। आप एक बात बताइए, क्या डॉक्टर लोग पार्टी करते हैं? बहुत ज्यादा। हाँ। पर अब मैं पार्टी करती हूँ, काफी ओपनली पार्टी करती हूँ, बट अदर डॉक्टर्स दे हैव देयर ओन लिमिटेड ग्रुप, दे आर वेरी लिमिटेड, दे डोंट एक्सपोज, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच आई डिड नॉट डू, माय फॉल्ट। They do party, but they have their limits and they have their timings, of course, because they have to be on duty. एंड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बहुत इंजॉय करते ही करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं धरती पर जो नहीं इंजॉय करता अपने अपने तरीके से। बट यस, क्योंकि हम लोग देखिए, हम ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर
मतलब डॉक्टर वाला डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, हम सेवा करना चाहते थे। जैसे मेरी मदर इन लॉ के यहाँ किसी भी हम गवर्नमेंट जॉब में भी अगर होते, तो जो मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा हम करते हैं। हमको वो एक इमेज क्रिएट करना कि आई एम समबडी एंड पीपल हैव टू लुक अप टू मी, नो, हमको मत देखो, है ना, हमको बस काम करने दो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। हम वैसे लाइफस्टाइल को बिलोंग करते थे, बट भगवान ने अपने आप मेरे को जो स्थल दिया वो दिया, और अब हमको अपने आप को सीमित करना चाहिए, ऐसा सोचती हूँ, बस सिर्फ सोचती ही हूँ। आपकी आज के जो रेट्रो लुक आपने बनाया है, मुझे लगता है कि आपको रेट्रो गाने भी बहुत पसंद होंगे। एक आध सुना हाँ, सकते हाँ, हैं मैं क्या? पुराने हिंदी गाने की बहुत शौकीन हूँ, और मैं गाने में एकदम बहुत खराब हूँ, बट जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड मेरी खूबियाँ ऐसे करते थे, जैसे कि तुमको तो बिल्कुल गाना नहीं आता है, तुम्हारा तो ये जो है ना एकदम मर्दों जैसा है, और ऐसे बहुत सारी मेरी खूबियाँ मेरे को निकालने थे। तो हम सोचे मैं एक-एक खूबी जो अपनी है उसको हम और निखारें। उसके लिए हम सिंगिंग क्लासेस भी कुछ साल तक लिए थे, और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में शुरू-शुरू में जो हम लोग की शुरुआत थी शादी की, हम लोग डुएट भी बहुत सारा गाए हैं। और यस, गाने के तो कौन शौकीन नहीं है यहाँ पे। सबको अपना-अपना धुन और अपना-अपना म्यूज़िक बहुत नहीं, पसंद हम सुनने के शौकीन हैं। आप गा सकती आप गा सकती हैं। है। इसमें वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए। चलेगा। सिर्फ मिमिक्री होना चलेगा, चलेगा। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। इनफ। बहुत अच्छा। आप इन सालों से पटना में हैं, तो पटनिया भाषा तो ज़रूर सीख गई होंगी। हाँ जी। जाते-जाते ही आप पटनिया भाषा में जो भी यहाँ की मगही है, जो भी बोली जाती है, तो कुछ अपने मरीजों के लिए हाँ, हाँ, बस सब कुछ मेरे ऑडियंस के लिए, अपने ऑडियंस सब मरीजों को अपना टूटल-फूटल इंग्लिश हिंदी में जो समझाना होता है समझाते हैं। एट द एंड हम बोलते हैं तो बुझाई ल। So that is it. So that बुझाई ल is that's the time they wake up. अच्छा, she's talking to me. टिल देन जब व्हाटएवर हम बात करें तो उनके आई के कांटेक्ट से लगता है कि इट्स ऑल गोइंग अबव देयर हेड। द मोमेंट आई कम टू देयर लैंग्वेज, तो बुझाए बुझ ल, तो तब उनका ना वो एंटीना खुलता है, तब वो लोग सुनना शुरू करते हैं। सो अपना लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के साथ रिले करने के लिए। यू हैव टू नो द लैंग्वेज, और ये थोड़ा सा मेरे में ड्रॉबैक था, है, और उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं लैंग्वेज सीखने की कोशिश, पर कुछ सिखाने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, मेरे ऑडियंस के लिए, द कैजुअल टॉक के ऑडियंस के लिए कुछ बोलते जाइए। आई थिंक बहुत सारे प्रवचन हम दिए हैं, एंड आई एम वेरी गुड इन दैट। तो ये बहुत सारा प्रवचन है ऑडियंस के लिए। बस यही है कि किसी भी इंसान को सबसे पहले आप ये जिंदगी में समझ लीजिए, जो हम नहीं करते थे, हमको लगता था इसको सुधार देंगे, उसको सुधार देंगे, उसको सुधार देंगे, और उस चक्कर में खुद बिगड़ गए। तो डोंट लूज योर ट्रैक, यू मस्ट अंडरस्टैंड लोगों को, ठीक ठीक है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू मस्ट डू फॉर अदर्स, पर अपने आप को बिना खोए हुए, अपने अपने अस्तित्व को, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हुए आपको दूसरों के लिए उतना नहीं करना चाहिए। और नंबर 2, आप खुद की कमियों के लिए आए हैं, और अपनी कमियों को सबसे पहले ठीक कीजिए, और कोई भी सामने वाला गलत नहीं होता है। 100% आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, सामने वाला कभी गलत नहीं होता है, पर वो आपके लायक नहीं होता है। आपके लायक, आई नॉट से वो नालायक है, आपसे हो सकता है अच्छा ही हो, आपके आपके वेवलेंथ का नहीं है। सो अगर आप नहीं समझ सकते हैं और उसके साथ रिले नहीं कर सकते हैं, उसको बिना एक बुरा इंसान समझे हुए, उसको आप एक डिस्टेंस, कट द कॉर्ड जो बोलते हैं, बिना उसको गाली गलौच और बिना उसको ये किए हुए, हम सिर्फ उन लोगों से लड़ते हैं जिनको हम जिसके साथ मुझे रिश्ता आगे तक लेके जाना है। जिनके साथ मुझे रिश्ता आगे नहीं लेके जाना है, हम उनसे हमसे बात ही नहीं करते हैं, तो लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाओं से संबंधित, समाज से संबंधित बहुत सारी रोचक बातें हुई। धन्यवाद।